Hello friends, welcome back Old Book Acad. So today we will discuss the last chapter of Business Studies class 11th, and today we will end this series. After that we will start new series of class 12th Business Studies. So keep in touch and support. So let's get started. तो आज का हमारा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। जब किसी देश द्वारा अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निर्माण एवं व्यापार किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। संप्रेषण तकनीक, आधारगत ढांचा आदि में विकास के कारण यह संभव हो पाया है। नए नए संप्रेषण के माध्यम एवं परिवहन के तीव्र एवं अधिक सक्षम साधनों के विकास के कारण आज विभिन्न देश एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, जिसके कारण उनके बीच व्यापार संभव हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, यहाँ पे हम समझेंगे कि जो भी मतलब अभी तक हमने क्या कहते हैं इंटरनेट बिजनेस की बात कर रहे थे कि जो भी हम एक देश के अंदर रह करके या एक जो हमारी क्या है जो बॉर्डर है उसके अंदर रह करके व्यापार हम जो कर रहे थे वो हमारे क्या होता था, नेशनल बिजनेस होता था कि एक राष्ट्र के अंदर एक देश के अंदर रह करके हम चीज़ों को सिर्फ अपने ही देश में क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे और कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में हम क्या है, कोई जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कोई और देश हो सकता है और जो कंज्यूम कर रहा है वो कोई और देश हो सकता है। मतलब अपनी भौगोलिक जो हमारी जो सीमा है, जो हमारा बॉर्डर है, उससे बाहर निकल के व्यापार करना। ठीक, किसी दो देशों के मध्य जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। इसमें हम तकनीक, ठीक है, कम्युनिकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें जो आधारगत ढांचा आदि होता है उसमें विकास के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक, क्योंकि तकनीक बढ़ी हमारा, ठीक है, संप्रेषण कम्युनिकेशन बढ़ा, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें जिनके कारण क्या है हम तीव्र गति से भाई क्या कर पाते हैं, जो परिवहन है, जो हमारे जो वाहन है वगैरह हैं वो तीव्र गति से क्या कर पाते हैं, सफ़र कर पाते हैं उनके जरिए हम। तो क्या है, जो हमारी दूरी है वो डिस्टेंस को कम करते चले गए। जो हमारे तकनीकी जो खोज की है उससे क्या है हम जो दूरियों को क्या है और नज़दीक लाते चले गए। ठीक है, इसलिए हम इंटरनेशनल बिजनेस करने में क्या है आज संपन्न है या कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण जो ये हमें क्या है सारी चीज़ें मिली हैं। अब एक दूसरे के नज़दीक मतलब कहना ही वो ये कि भाई इन साधनों के जरिए ही क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में जो दो देश जो एक दूसरे के नज़दीक आए हैं तभी ये व्यापार संभव हो पाया है। अब आगे इसके कुछ पॉइंट दिए हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण तथा उत्पादकता में अंतर के कारण एक देश अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, जो प्राकृतिक संसाधन है वो हर जगह एक से नहीं है। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जलवायु की अगर हम बात करें तो हर क्या है 6 महीने में सीजन बदलता है। ठीक है, गर्मी, जाड़ा, ठीक है, और बरसात। तो क्या है यहाँ पे आप देखते हो इस ढंग से क्या है कि अब हर देश में ऐसा ही वेदर नहीं होता है। अब आप अगर यूएस वगैरह इधर चले तो उधर क्या हमेशा क्या है ठंड ही रहती है। ठीक है, लद्दाख साइड चल लो हमेशा ठंड ही रहती है। तो भाई ये इंडिया ही में एरिया है, तो हमारे यहाँ इंडिया में ही ऐसे मतलब बहुत सी जगह पे जहाँ पे क्या अलग अलग वेदर रहता है। ठीक है, लेकिन और कंट्री में आप देखोगे तो वहाँ पे पूरी कंट्री में सेम ही वेदर रहता है। तो कुछ चीज़ जो फसल हमारे यहाँ हो सकती है वो वहाँ नहीं हो सकती, जो वहाँ हो रही है वो हमारे यहाँ नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ तो कुछ हो भी जाती हैं, उसका रीज़न क्यों हमारे भाई 6 महीने ठंड, वो 3 महीने ठंड रहती है, तो हो सकता है बहुत सी फसलें उसमें हो जाती हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है कि भाई इसी ढंग से और भी जो भौतिक चीज़ें हैं उनका भी भाई कि कुछ हमारे देश के पास है कुछ किसी और देश के पास है, तो इस कारण क्या है उत्पादकता में अंतर आता है। और इसी वजह से क्या करते हैं कि एक देश दूसरे देश की क्या है जो आवश्यकता या मूलभूत जरूरत होती है उन्हें क्या पूरा करता है और उससे वो क्या करता है अर्निंग करता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण हो गया। ठीक, उसके बाद में कहते रहे हैं कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक कारणों से विभिन्न राष्ट्रों में श्रम की उत्पादन लागत में भिन्नता पाई जाती है। तो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक कारण भी होते हैं जो राष्ट्रों में श्रम की उत्पादकता तथा उत्पादन लागत में क्या होती है भिन्नता पाई जाती है, इसके कारण भी।
उस फिर कह रहे हैं उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे श्रम, पूंजी, कच्चा माल आदि संसाधनों की उपलब्धता अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। तो मतलब श्रम या कच्चा माल वगैरह भाई, अब यहाँ हमारे इंडिया में चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि अगर यूएसए की अपेक्षा हम देखें वहाँ की करेंसी हमारी करेंसी से क्या है, रिच है, बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रम भी सस्ता पड़ता है, ठीक है, और रॉ मटेरियल भी सस्ता पड़ता है। अगर वहाँ की कंपनी यहाँ करके बिजनेस करती है तो उसे प्रॉफिट ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। अब क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय क्या क्षेत्र, इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखें, अगर हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, अगर हमारा देश अगर करता है, क्या करता है, निर्यात करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि हमारे रुपया की वैल्यू कम है तो हम वहाँ पे क्या है ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ से हम पैसा लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी कीमत यहाँ बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके कारण। अंतर्राष्ट्रीय, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ही कारण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु एवं सेवाओं को दूसरे देश को बेचना निर्यात कहलाता है। अगर हम किसी दूसरे देश को अपनी वस्तु या सेवाएं भेजें तो वो निर्यात, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट क्या होता है, जो हम किसी देश से लेते हैं, विदेश से वस्तु एवं सेवाओं को क्रय कर अपने देश में लाना आयात कहलाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, आयात और निर्यात। आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख व्यावसायिक क्रियाएं आती हैं। अब कौन कौन सी व्यावसायिक क्रियाएं आती हैं, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। तो वस्तुओं का आयात एवं निर्यात मतलब भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, ये इंटरनेशनल बिजनेस में ही होता है। वस्तुओं से अभिप्राय उन मूर्त वस्तुओं से, जो वस्तुएं होती हैं यहाँ पे देखो, वस्तु और सेवा, वस्तुओं का आयात निर्यात कहा जा रहा है कि वस्तु वो होती हैं जिन्हें हम मूर्त रूप में देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो वस्तु होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वस्तुओं से अभिप्राय उन मूर्त वस्तुओं से जिन्हें देखा स्पर्श किया जा सकता है। वस्तुओं को निर्यात का अर्थ है मूर्त वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना। मूर्त मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त हो गई। मूर्त वस्तु के उदाहरण है मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, धातुएं एवं रसायन आदि। सेवाओं का आयात एवं निर्यात, सेवाएं क्या होती हैं, जिसे हम सर्विस कहते हैं। सेवाओं से अभिप्राय उन अमूर्त वस्तुओं से जिन्हें देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। मतलब सेवाओं वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, वो चीज़ें मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये इंटेंजिबल चीज़ हो गई जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं किया जा सकता। जैसे पर्यटन एवं मात्रा मनोरंजन, पर्यटन एवं मात्रा मनोरंजन, भाई मनोरंजन के साधन, ठीक है, हो गए, ठीक है। संप्रेषण आदि, संप्रेषण कम्युनिकेशन हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सेवाओं का व्यापार होता है। तो वही है कि मतलब भाई पर्यटन एवं पर्यटन क्या, घूमना फिरना, तो उसे भाई हम देख सकते हैं, जाके घूम सकते हैं, लेकिन क्या है हम उसे वैसे नहीं, जैसे एकदम जो मूर्त अवस्था में हम नहीं देख उसे महसूस कर सकते। मात्रा मनोरंजन जो होता है वो भी, ठीक है। और उसके बाद में संप्रेषण, संप्रेषण भी कम्युनिकेशन आप देखते हो फ़ोन से, तो मतलब वो चीज़ें जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसे छू के नहीं देख सकते, महसूस देख नहीं सकते, उसे हम सेवाओं में शामिल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सेवाओं का व्यापार होता है, ठीक है। अब जैसे आप नौकरी करते हो किसी के यहाँ, आपको उसके बदले पैसा मिलता है, तो आप क्या कर रहे हो, हम सर्विस दे रहे हो, तो उसके बदले आपको पैसा, जो आप सर्विस दे रहे हो वो दिखती नहीं है, ठीक है, छू नहीं सकते, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसका अगर आप और एग्जांपल लेना चाहो तो मैनेजमेंट हो सकता है किसी कंपनी में। इनटेंजिबल फोर्स जो होता है वो हमारे क्या होता है, मैनेजमेंट, कि सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है उनके ऊपर फोर्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, वरना सब अपनी मनमानी करेंगे। तो हमेशा कोई डंडा लेकर उनके ऊपर नहीं खड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल एक फोर्स होता है जो उन्हें क्या करता है, ये चेताता है या ये बताता है कि आपको क्या करना है, जो आपको ड्यूटी असाइन की गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो अमूर्त वस्तुओं के उदाहरण भ्रमण एवं देशाटन, भाई वही है, ठीक है, घूमना फिरना। परिवहन संचार हो गए, उसके बाद मेडिकल विज्ञान आदि। तो अब इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का एक और मार्ग लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर प्रवेश का एक मार्ग और है लाइसेंस या फ्रेंचाइजी ले लेना, और ये सबसे बढ़िया मार्ग है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल हम किसी बिजनेस में नए हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि जो लाइसेंस या फ्रेंचाइजी हम किसी लेते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं उसमें। किसी दूसरे देश में वहीं के व्यवसायी को कुछ फीस के बदले अपने ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय की अनुमति दे देना लाइसेंसिंग कहलाती है। फ्रेंचाइजी भी लाइसेंसिंग प्रणाली के समान है, परंतु ये सेवाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, फ्रेंचाइजी जो कह रहे हैं वो भी एक लाइसेंस के ही समान है, परंतु इस सेवाओं के संदर्भ में जो हमारी लाइसेंस है वो तो होती है जो मूर्त चीज़ें होती हैं उनमें मिलता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंचाइजी होती है जो सर्विस देते हैं, उन कंपनियों या उन उद्योगों में फ्रेंचाइजी दी जाती है। तो ये फ्रेंचाइजी एक तरह का लाइसेंस ही होता है, लेकिन ये सर्विस केवल सर्विस जहाँ मिलती है वहाँ के लिए होता है, परंतु ये सेवाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। विदेशों में निवेश करना अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का और महत्वपूर्ण प्रकार है। अगर विदेशों में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, विदेशी निवेश दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष एवं पेटिका। प्रत्यक्ष एवं पेटिका की अगर बात करें तो निवेश, प्रत्यक्ष निवेश में निवेश को विदेशी कंपनियों में नियंत्रण का अधिकार होता है। जो है प्रत्यक्ष निवेश जो होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, निवेश को विदेशी कंपनियों में नियंत्रण का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत किसी देश में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन के लिए वहाँ संयंत्र एवं मशीनों आदि सब परिसंपत्तियों में किए गए निवेश को शामिल किया जाता है। जबकि पेटिका निवेश एक कंपनी का दूसरी कंपनी में उसके शेयर खरीद या फिर ऋण के रूप में निवेश होता है। इसके अंतर्गत निवेश उत्पादन एवं विपणन क्रियाओं में लिप्त नहीं होता। तो क्या कहा गया है कि विदेश में जो निवेश करना है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। विदेश में किसी देश में जाके निवेश करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण प्रकार है। ये विदेशी निवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक पेटिका होता है। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष कहलाएगा। उसमें निवेश में क्या होगा, विदेशी कंपनी नियंत्रण का अधिकार होगा। जो डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें हमें क्या होगा, नियंत्रण का अधिकार होगा। और एक पेटिका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे ADR और क्या नाम है जो GDR वगैरह, उसके द्वारा जो हम करते हैं वो पेटिका निवेश कहलाता है। उसमें हमें क्या है, नियंत्रण का अधिकार नहीं होता, केवल प्रॉफिट का ही अधिकार होता है। इसके अंतर्गत किसी देश में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन के लिए वहाँ संयंत्र एवं मशीनों के परिसंपत्तियों किए गए निवेश को शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर जो हमारा है उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, वस्तु सेवाओं उत्पादन विपणन के लिए संयंत्र मशीनों आदि परिसंपत्तियों किए गए निवेश को शामिल किया जाता है। जबकि पेटिका, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई, जबकि पेटिका निवेश एक कंपनी या दूसरी कंपनी में शेयर खरीद कर या फिर ऋण के रूप में निवेश होता है। तो सीधी बात है, जो पेटिका है उसमें हम शेयर खरीद लेते हैं या फिर क्या है, डिवेंचर खरीद लेते हैं। लेकिन और जो डायरेक्ट होता है उसमें क्या है, हम संयंत्र मशीनरी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप क्लियर होगा पॉइंट आपका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, इसके लाभ क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश तथा व्यावसायिक फर्मों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, देश के लिए और व्यवसायिक फर्मों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अनेक लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं, राष्ट्रों को लाभ, इसके द्वारा एक देश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसका प्रयोग विदेशों से विभिन्न वस्तुओं का आयात करने के लिए कर सकता है। कि जो राष्ट्रों से लाभ है क्या, इसके द्वारा एक देश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और इसका प्रयोग विदेशी विभिन्न भुगतानों में आयात करने के लिए कर सकता है। इसके कारण एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है जिन्हें वह कुशलतापूर्वक या मितव्ययी तरीके से उत्पादित कर सकता है। ठीक है, ये अब थर्ड पॉइंट है, इसके कारण एक देश की विकास की संभावनाओं एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। तो किसी भी देश से हम अगर साथ ही मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ के जो और नई नई चीज़ें होती हैं उन्हें हम अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं, रोजगार में वृद्धि होती है। इसके कारण ही एक देश के नागरिक अन्य देशों में उत्पादित वस्तुएं सेवा को उपभोग कर, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके कारण ही क्या है, जो अन्य देशों के नागरिक क्या एक दूसरे देश की वस्तुएं सेवाओं को क्या उपभोग कर पाते हैं, जिनके द्वारा उनके जीवन स्तर में वृद्धि भी होती है। फर्मों का लाभ, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्में उन देशों में अपनी वस्तुओं को बेचकर अधिक लाभ कमा सकती हैं जहां उन्हें अधिक कीमतों पर बेचा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में के कारण जो फर्में उन देशों में अपनी वस्तु बेचकर अधिक लाभ कमा सकती हैं जहां उन्हें अधिक लाभ या अधिक कीमत मिल सके। इसके कारण फर्में अपनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग करके उत्पादन लागत में कमी तथा प्रति इकाई लाभ में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कारण क्या है भाई, यहाँ पे जो वस्तु की डिमांड कम है, दूसरी कंट्री में उस वस्तु की डिमांड अगर है तो वो क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्मों की विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्मों के जो विकास की संभावनाएं वो क्या है, बढ़ जाती हैं। आंतरिक बाजार में उत्पन्न घोर प्रतियोगिता, अब जो कहना है कि आंतरिक बाजार मतलब हमारी घरेलू जो व्यवसाय है वहाँ पे
जो घोर प्रतियोगिता होती है उससे बचाव का एक बेस्ट मार्ग है ये। घोर प्रतियोगिता की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के द्वारा फर्में पर्याप्त विकास प्राप्त कर पाती हैं। मतलब जो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वो बिजनेस करना शुरू करती हैं तो क्या है, उन्हें पर्याप्त विकास और प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। इसके कारण फर्में अधिक प्रतियोगी तथा विविधतापूर्ण हो जाती हैं, अतः उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण में बदलाव भी आता है। और जब भाई बाहर जाके फर्में काम करेंगी तो उनकी प्रतियोगिता विविधतापूर्ण और उनके व्यवसायिक दृष्टिकोण उसमें भी बदलाव आएगा, जिससे क्या है, ये उनके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होगा। घरेलू व्यवसाय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अंतर क्या है, अब ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्रेता तथा विक्रेता की राष्ट्रीयता, क्रेता व विक्रेता दोनों एक ही देश के होते हैं। यहाँ पे क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही देश के होते हैं घरेलू व्यापार में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या होते हैं, क्रेता तथा विक्रेता भिन्न भिन्न देश के होते हैं। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन अधिक गतिशील होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन कम गतिशील होते हैं। परिवहन के साधन क्या है, घरेलू व्यवसाय में सुविधा के अनुसार परिवहन का चयन, जैसे रेलगाड़ी, हवाई यात्रा, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में माल के देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर केवल समुद्री या हवाई मार्ग से ही भेजा जा सकता है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा भुगतान का प्रकार नगद, चेक, ड्राफ्ट या भुगतान किया जा सकता है। इसमें नगद भी कराया जा सकता है, चेक के द्वारा भी, और ड्राफ्ट में घरेलू व्यवसाय में। लेकिन इंटरनेशनल में भुगतान साख पत्र, क्रेडिट पत्र जो हमारा बैंक के द्वारा दिया जाता है, मतलब जो आयातक होता है उसकी क्या है, भुगतान की गारंटी देती है बैंक, ठीक है, या उसकी गुडविल बताती है कि हाँ भुगतान करने में कैसा है ये व्यक्ति, तो विनिमय बिल या तार आंतरण द्वारा किया जाता है। परिवहन की लागत की अगर बात करें तो काफ़ी कम परिवहन जो हमारे क्या इंडिविजुअल बिजनेस होगा, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में घरेलू व्यवसाय की तुलना में अधिक महंगी, क्योंकि लंबी दूरी की डिलीवरी करनी होती है। सरकारी रजिस्ट्रेशन व्यापार एक बार स्थापित होने के बाद किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती घरेलू बिजनेस में। उद्यम को आयात निर्यात संगठन में रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए IEC सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, ठीक है, तो इसके लिए IEC सर्टिफिकेट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। बाजार में ग्राहकों के स्वरूप में भिन्नता, बाजार में ग्राहकों के स्वरूप में भिन्नता, अधिक समरूपता पाई जाती है इंडिविजुअल, लेकिन इंटरनेशनल इसमें भाषा, रीति रिवाज आदि की भिन्नता के को कारण होती है, ठीक है, मेन कारण होती है। व्यवसाय में प्रयुक्त मुद्रा के अपने देश की मुद्रा का प्रयोग, लेकिन इंटरनेशनल में एक से अधिक देशों की मुद्रा का प्रयोग। राजनैतिक प्रणालियां, जोखिम, इसमें केवल एक ही देश की राजनीतिक प्रणालियों एवं जोखिम का सामना करना पड़ता है, इसमें अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणालियों में जोखिम का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश की विधियां क्या हैं, आयात तथा निर्यात, वस्तु एवं सेवाओं को अपने देश से बेचकर दूसरे देश को भेजना, क्या वस्तु एवं सेवा जो है अपने देश से दूसरे देश को भेजना निर्यात कहलाता है, जबकि विदेशों से माल का क्रय कर अपने देश में लाना आयात कहलाता है। तो आयात निर्यात क्लियर हो गया होगा कि आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। जो हम भेजते हैं वो निर्यात होता है, जो हम मंगाते हैं वो आयात होता है। उदाहरण है, भारत चिकित्सा उपकरण कोरिया से आयात करता है। भारत जो चिकित्सा उपकरण है वो कहाँ से, कोरिया से आयात करता है, मतलब इम्पोर्ट करता है। कृषि वस्तुओं को वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, कृषि वस्तुओं क्या करता है, भारत एक्सपोर्ट करता है। संविदा निर्माण, विनिर्माण, जब एक फर्म विदेश में एक या कुछ स्थानीय फर्मों के साथ वस्तुओं को उनके मार्गदर्शन में बनाने का अनुबंध करती है। मतलब जब एक फर्म क्या है विदेश में एक या कुछ स्थानीय फर्म, मतलब हमारी इंडिया की फर्म और वो कहीं विदेश में जाके किसी और वहाँ की फर्मों के साथ मिलकर क्या है कुछ वस्तु का निर्माण करती है, उनके मार्गदर्शन, उनकी मशीनरी, उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके, तो इसे हम क्या कहते हैं, संविदा विनिर्माण कहते हैं, ठीक है, अनुबंध करती है, तो उस संविदा विनिर्माण कहा जाता है। इसे बाह्य स्रोतीकरण भी कहते हैं। इसके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। कुछ संगठनों का उत्पादन करना, जैसे वाहनों के घटक जिन्हें बाद में बनाने में प्रयोग किया, वाहनों के घटक मतलब छोटे छोटे वाहनों के पार्ट्स बनाना, ठीक है, पुर्जे बनाना जिन्हें हम कहते हैं, बाद में उनके असेंबल जब करते हैं पूरा तो उनमें उन्हें यूज किया जाता है। घटकों का समुच्चय का अंतिम उत्पादन का निर्माण करना, जैसे ऑटोमोबाइल पुर्जे बिजनेस जिनसे स्कूटर बनाया जाता है। अब घटकों का समुच्चय का अंतिम उत्पाद जैसे बॉडी वगैरह ये हो गए, कल पुर्जे वगैरह हो गए। फिर वस्तु का पूर्ण रूप से उत्पादन करना, जैसे सिले सिलाए वस्त्रों का निर्माण, पूर्ण रूप से मतलब कुछ फर्म ऐसी जो पूर्ण रूप से ही क्या करती हैं, पूरा निर्माण करती हैं। तो सिले सिलाए वस्त्र जो होते हैं वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होकर ही निकलते हैं। लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजी,
लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी आप पीछे समझ ही चुके हैं। मताधिकारी, लाइसेंसिंग दो फर्मों के बीच हुआ एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक फर्म दूसरे देश की किसी फर्म को फीस, जिसे रॉयल्टी कहते हैं, देना पड़ता है। इस कहते हैं इसके बदले अपने पेटेंट अधिकार, व्यापारिक रहस्य तथा तकनीक दे देता है। मतलब जो रॉयल्टी लेता है इसके बदले वो क्या कहता है, अपने पेटेंट या व्यापारिक रहस्यों की तकनीक दे देता है उसे यूज करने को। जब दो फर्मों के बीच ज्ञान, तकनीक एवं पेटेंट अधिकार का पारंपरिक नियम होता है तो उसे प्रति अनुज्ञप्ति लाइसेंस कहते हैं। पारंपरिक जो विनिमय होता है उससे क्या कहते हैं, अनुज्ञप्ति लाइसेंस कहते हैं। फ्रेंचाइजी लाइसेंस के ही समान है, फ्रेंचाइजी भी जो हमारे लाइसेंस के ही समान है, परंतु लाइसेंस का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है जबकि फ्रेंचाइजी सेवाओं के संदर्भ में किया जाता है। तो ये इसका मेन पॉइंट था कि फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग, लाइसेंस जो है वस्तु के लिए किया जाता है लेकिन फ्रेंचाइजी सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पिज़्ज़ा हट एवं वॉलमार्ट कुछ अग्रणी फ्रेंचाइजी हैं जो पूरे विश्व में प्रचलन कर रहे हैं। ठीक है। अब संयुक्त उपक्रम क्या होते हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों के संयुक्त स्वामित्व में एक फर्म की स्थापना करना संयुक्त उपक्रम कहलाती है। इसे निम्नलिखित तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र इकाइयों के संयुक्त स्वामित्व से, दो या दो से अधिक हो सकती हैं और वो क्या एक साथ मिलकर के एक फर्म की स्थापना करेंगे जिसे हम संयुक्त उपक्रम कहते हैं। इसे निम्नलिखित तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। विदेशी निवेशक द्वारा स्थापित कंपनी में हिस्सेदारी का क्रय कर लेना, कि विदेशी कोई निवेशक है उसके द्वारा जो स्थापित कंपनी उसमें हिस्सेदारी ले ली, हमने क्रय कर ली, शेयर वगैरह खरीद ली। स्थानीय फर्म द्वारा पूर्व स्थापित विदेशी फर्म में हिस्सा प्राप्त कर लेंगे। स्थानीय फर्म जो होती है उसमें पूर्व स्थापित जो विदेशी फर्म है उसमें हमने हिस्सा अपना कर लिया, ले लिया। विदेशी एवं स्थानीय उद्यमी दोनों मिलकर, विदेशी एवं स्थानीय जो उद्यमी है दोनों मिलकर के क्या उद्यम की स्थापना कर लेते हैं। तीन तरीकों, पहले में हमारे क्या था, जो विदेशी है उसने स्थापित जो कंपनी को उसमें हिस्सेदारी ले ली, फिर हमें दूसरा स्थानीय फर्म में हमने हिस्सेदारी ले ली, फिर था विदेशी एवं स्थानीय दोनों एक साथ मिलकर के कोई उद्यम स्थापना करते हैं वो। फिर कहें संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां। संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कौन सी हैं, जब किसी विदेशी कंपनी में जब किसी विदेशी कंपनी में कंपनी द्वारा 100% पूंजी निवेश कर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। जब कह रहे हैं जब किसी विदेशी कंपनी में जन्मी कंपनी द्वारा, मतलब जो फर्स्ट कंपनी होगी उसके द्वारा 100% पूंजी निवेश कर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब जब किसी विदेशी जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, जो पूर्व में बनी कंपनी है, ठीक है, उसमें 100% क्या कर लेगी, प्रतिशत का निवेश करके पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेगी, तो उसे संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कहा जाता है। इसकी स्थापना विदेश में परिचालन प्रारंभ के लिए बिल्कुल ही नई कंपनी स्थापित करके या दूसरे देश में पहले से स्थापित संगठन का अधिग्रहण करके की जा सकती है। इसमें जो संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होती है, या तो हम किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है, कि हम किसी दूसरी कंट्री में अगर वहाँ पे 100% शेयर हमने खरीद लिया उसका, तो उसका हमने टेक ओवर कर लिया, या फिर इस ढंग से, या फिर क्या है कि बिल्कुल नई कंपनी बना करके प्रारंभ के लिए बिल्कुल ही नई कंपनी स्थापित करके या दूसरे देश में पहले से स्थापित संगठन अधिग्रहण करके, ठीक है। तो ये दो तरीके हमारे हो सकते हैं। अब निर्यात प्रक्रिया क्या है, निर्यातक को प्रस्तावित क्रेता से पूछताछ प्राप्त होती है। जो निर्यातक होता है, जो प्रस्तावित क्रेता था उससे पूछताछ प्राप्त होती है, जिसमें वह मूल्य, क्वालिटी और माल के नियमित अन्य नियम व अन्य शर्तों की जानकारी चाहता है। यहाँ पे निर्यातक होगा आपका, यहाँ पे भी माल के जो नियति लिखा है यहाँ भी निर्यात होगा, ठीक है। निर्यात की अन्य शर्तों व नियमों की जानकारी चाहता है। निर्यातक उसे निर्ख भेजता है। निर्ख मतलब जो पूरा एस्टिमेट होता है वो भेजता है, जिसे प्राप्य बीजक कहा जाता है। प्राप्य बीजक कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि भाई वो एक माल का और आपके उसका सारी जानकारी होती है वो
पूर्ण बीजक नहीं कहलाता। प्राप्य बीजक होता है इसमें पूरा एस्टीमेट होता है, आपका कितना खर्चा है, क्या रेट है, क्या क्वालिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि क्रेता निर्यात की कीमतों और शर्तों व नियमों से संतुष्ट होता है तो वह माल के लिए आदेश दे देता है, जिसे हम इंडेंट भेजना या इंडेंट करना कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आदेश प्राप्त होने पर निर्यातक आयातक की ऋण साख के बारे में पूछता है। अब ये जो जब जैसे ही आयातक होगा, अगर वो ऑर्डर देता है तो उसकी क्या है, फिर ऋण साख के बारे में पूछेगा, उसकी बैंक से पूछताछ करता है ताकि भुगतान न किए जाने के जोखिम का आकलन हो सके। निर्यातक फर्म का निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। निर्यातक फर्म को क्या निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। अधिकृत किसी बैंक में शाखा खाता खोलना तथा उसकी खाता संख्या प्राप्त करना। ठीक है, तो सबसे पहला कह रहा है कि प्राधिकृत किसी बैंक में खाता खोलना पड़ेगा और उससे खाता संख्या प्राप्त करना पड़ेगा। प्रमुख निर्देशक विदेशी, अब व्यापार या क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्राधिकरण से आयात निर्यात कोड एक संख्या होती है जो उसे प्राप्त करना जरूरी है। भुगतान प्राप्त न होने के जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा हेतु निर्यात एवं ऋण गारंटी निगम के पास पंजीकरण। अगर भुगतान नहीं मिलता तो इसके लिए पहले से क्या करना पड़ेगा, निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। निर्यात लाइसेंस प्राप्त होने के बाद निर्यातक अपने बैंक के पास उत्पादन करने के लिए पूर्ण लदान वित्त प्राप्त हेतु जाता है। जब निर्यातक लाइसेंस प्राप्त हो जाता है तो जो है निर्यातक क्या करता है, अपने बैंक के पास जाएगा और उत्पादन करने के लिए पूर्ण लदान वित्त प्राप्त हेतु मतलब बात करेगा। जो पूर्ण लदान है उससे पूर्व जो वित्त की जरूरत होती है उसकी बात करेगा। कह रहे हैं पूर्व लदान वित्त प्राप्त करने के पश्चात, जब पूर्व लदान वित्त प्राप्त हो जाएगा उसके पश्चात निर्यातक आयातक के आदेशानुसार माल तैयार करेगा। उसे पैसा मिल गया, फंडिंग हो गई, अब क्या करेगा, वो माल तैयार करेगा उसके अकॉर्डिंग जो उसे ऑर्डर मिला है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि केवल अच्छी क्वालिटी के माल का ही निर्यात हो। कि आप निर्यात भाई जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसमें सबसे मेन बात होती है गुड्स की क्वालिटी पे, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, तभी आप आयात निर्यात बिजनेस में घुस सकते हो, आप अगर गुड्स की क्वालिटी बढ़िया दे सकते हो। तो निर्यातक को निर्यात के समय अन्य प्रलेखों के साथ पूर्ण लदान निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो जब निर्यातक क्या कहे, निर्यात के समय जो अन्य प्रलेख है उसके साथ पूर्ण लदान निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार निर्मित वस्तुओं में प्रयुक्त माल पर उत्पाद शुल्क दिया जाना चाहिए। इसके लिए निर्यातक उस क्षेत्र के उत्पाद शुल्क अधीक्षक की बीज की एक प्रति के साथ आवेदन भेजता है। तो क्या है, केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार क्या है, निर्मित वस्तुओं के एक प्रयुक्त माल पर उत्पाद शुल्क दिया जाना चाहिए। जो उन्होंने उत्पाद किया उसमें निर्यात शुल्क जाएगा। इसके लिए निर्यातक उस क्षेत्र के जो उत्पादन शुल्क अधीक्षक हैं के अधीक्षक की बीजक की एक प्रति साथ आवेदन भेजता है। तो उनके पास क्या है, जो बीजक का एक प्रति उसके साथ क्या आवेदन भेजता है। शुल्कों में रियायतें और अन्य छूट प्राप्त करने के लिए आयातक निर्यातक से उद्गम प्रमाण पत्र भेजने को कह सकता है। जो शुल्कों में अगर रियायतें चाहिए तो अन्य छूटें या प्राप्त करने के लिए जो आयातक जो मंगा रहा है माल, वो निर्यातक से क्या कहेगा, उद्गम प्रमाण पत्र भेजने को कह सकता है, जिससे उसे छूट मिल जाए। फिर कह रहे हैं उद्गम प्रमाण पत्र क्या होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे। वैसे उद्गम प्रमाण पत्र क्या होता है, वहाँ पे जो माल वो भेज रहा है भेजेगा उसका एक क्या होता है, पूरा एस्टीमेट होता है। ठीक है, कह रहे हैं निर्यातक जहाजी कंपनी को जहाज पर स्थान प्रदान करने के लिए आवेदन करता है। उसे निर्यात किए जाने वाले माल से संबंधित पूर्ण जानकारी, लदान की संभावित तिथि तथा गंतव्य बंदरगाह की जानकारी देनी पड़ती है। तो निर्यातक जहाजी कंपनी को क्या करता है, जहाज पर स्थान प्रदान करने के लिए आवेदन करता है। उसे निर्यात किए जाने वाले माल से जो संबंधित पूर्ण जानकारी, लदान की संभावित तिथि तथा गंतव्य बंदरगाह की जानकारी देनी पड़ती है, किसे, आयातक को। वस्तुओं की पैकेजिंग की जाती है और उन पर आवश्यक सूचनाएं जैसे आयातक का नंबर, नाम, पता, शकल और निवल बाहर जो हमारा होता है, लदान वाले तथा गंतव्य बंदरगाह का नाम आदि चिन्ह कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है माल के ऊपर भी, और जहाँ पे जा रहा है वहाँ बंदरगाह का चिन्ह वगैरह, नाम, सब कुछ
डालना पड़ता है। वस्तुओं की समुद्री यात्रा के दौरान हानि के जोखिम से सुरक्षा के लिए निर्यातक किसी बीमा कंपनी से वस्तुओं का बीमा करवाता है। अब जब हम भाई जल मार्ग से अगर माल को भेज रहे हैं तो हमें एक जोखिम रहता है कि कहीं आंधी तूफान आए और हमारा माल डूब गया तो वो कौन जोखिम वहन करेगा। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, समुद्री बीमा मैरिन इंश्योरेंस कराते हैं, जिसमें हम क्या निश्चिंत हो जाते हैं। फिर अगर कोई हमारे साथ कैजुअलिटी होती है तो वो कंपनी वेयर करेगी। माल के लदान से पहले उसकी इस कस्टम से निकासी करवानी पड़ती है। जो माल के लदान से पहले कस्टम से निकासी करवानी पड़ती है, जिसके लिए जहाजी बिल तैयार किया जाता है। निर्यात जहाजी बिल की 5 प्रतियों के साथ निम्न दस्तावेज कस्टम घर पर कस्टम मूल्यांकन के पास प्रस्तुत करता है। तो उद्गम प्रमाण पत्र हो गया, वाणिज्यिक बीजक हो गया, निर्यात अनुबंध आदेश, साख पत्र, निरीक्षण प्रमाण आवश्यक हो तो समुद्री बीमा पॉलिसी। इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद संबंधित बंदरगाह के न्याय अधीक्षक से माल को ढोने का आदेश प्राप्त किया जाता है, जो बंदरगाह पर तैनात कर्मचारियों के लिए आदेश रूप में होता है कि वे माल को डाक के भीतर प्रवेश कर दें। मतलब ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं, ये जो है डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद क्या है, उन्हें आदेश प्राप्त होगा। बंदरगाह पर तैनात कर्मचारी के लिए आदेश रूप में होता है कि वे माल को डाक के भीतर प्रवेश करने दें। नियत प्रक्रिया, निर्यात प्रक्रिया क्या है? निर्यात प्रक्रिया की कार्यविधि: क्रेता से पूछताछ व निरख भेजना, क्रेता से पूछताछ व निरख भेजना, आदेश भेजना, आयातक की साख जांच करना। ये प्रोसेस है कि जब निर्यातक जो होगा वो क्या क्या उसकी कार्यविधि। क्रेता से पूछताछ व निरख पत्र भेजना, भाई सबसे पहले जो क्रेता है उसे क्या है, वो पूछताछ और निरख भेजेगा। जैसे पूछताछ पत्र जो बोल रहे हैं वही निरख की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि पूरा एस्टीमेट बना के भेजेगा। फिर आदेश भेजना, फिर वो आदेश भेजना क्या है, आदेश जो है, ठीक है। उसके बाद में आयातक की साख जांच करना, आयातक की साख जांच की जाएगी कि भाई वो उसकी गुडविल कैसी है, ठीक है, कि पैसा देने में सही है या नहीं है। फिर निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना, फिर निर्यात लाइसेंस प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद उत्पादन करने से पूर्व लदान वित्त प्राप्त करना, उत्पादन करने से पूर्व क्या है, लदान वित्त प्राप्त करेगा बैंक से। आयातक के अनुसार माल तैयार करना, फिर आयातक के अनुसार माल तैयार करेगा, उसके अकॉर्डिंग पूर्ण लदान निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करेगा, और उत्पाद शुल्क, अबकारी निकासी वगैरह ये सब पे करेगा। उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जहाज पर स्थान आरक्षण करना, पैकिंग, बीमा, कस्टम से निकासी, मेट रसीद प्राप्त करना, भाड़े की गणना व जहाजीबिलिटी बीजक भुगतान प्राप्त करना। अब माल के जहाज पर लदने के बाद जहाज का कप्तान बंदरगाह के अधीक्षक के नाम एक मेट रसीद जारी करता है। मेट रसीद क्या है? मेट रसीद जारी करता है जिसमें पैकेजों का विवरण, लदान की तिथि, चिन्ह, माल की दशा आदि जानकारियां होती हैं। और मेट रसीद कौन करता है? जहाज का कप्तान बंदरगाह के अधीक्षक के नाम मेट रसीद जारी करता है। माल के जहाज पर लदने के बाद जहाज का कप्तान ये क्या करता है? मेट रसीद जारी करता है। उसमें क्या क्या विवरण होगा? पैकेज का विवरण होगा, लदान की तिथि होगी, माल का चिन्ह वगैरह ये होगा। फिर निकासी व प्रेषक एजेंट मेट रसीद कंपनी को दे देता है। जो निकासी एजेंट होता है वो मेट रसीद कंपनी को दे देगा, जिसके आधार पर भाड़े की गणना की जाती है। जहाजी कंपनी भाड़ा प्राप्त होने पर जहाजी बिल्टी जारी करती है। जहाजी बिल्टी जहाजी कंपनी द्वारा होता है, ठीक है। तो निकासी जो है प्रेषक एजेंट जो मेट रसीद देगा कंपनी को, इसके आधार पर भाड़े की गणना की जाएगी, क्या कितना भाड़ा बनना, और जहाजी कंपनी भाड़ा प्राप्त होने पर जहाजी बिल्टी जारी करती है। तो जहाजी कंपनी जो होगी वो जहाजी बिल्टी तैयार करती है, जारी करती है, और मेट रसीद जो होती है जो जहाज का कप्तान होता है उसके द्वारा दी जाती है। निर्यातक भेजी गई वस्तुओं का बीजक बनाता है। निर्यातक जो होता है वो भेजी गई वस्तुओं का बीजक बनाता है, जो माल की मात्रा, आयातक द्वारा चुकाई गई राशि की जानकारी देता है। इसे कस्टम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। जो भी वो जानकारी दे उसे कस्टम अधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा? सत्यापित किया जाए कि वाकई में वही चीज़ है या नहीं है। माल के लदान के बाद आयातक को उसकी सूचना भेज दी जाती है। जैसे ही माल क्या हो जाता है, लदान कर दिया जाता है, ठीक है, आयातक को उसकी सूचना भेज दी जाती है। विभिन्न पॉलिसी आदि निर्यातक द्वारा बैंक के माध्यम से, जो विभिन्न पॉलिसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है जो वहाँ पे वो रिसीव करेगा माल वेरीफाई करा के, तो वो उसके बैंक के माध्यम से उसे सेंड कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। अनुमति प्राप्ति के लिए आवश्यकता होती है। अब निर्यात प्रक्रिया में प्रयुक्त निर्यात जो प्रक्रिया उसमें जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट वो यूज होते हैं वो कौन कौन से? वस्तुओं से संबंधित अगर बात करें, निर्यात बीजक, उद्गम प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रमाण पत्र
और पैकिंग सूची। लदान से संबंधित है मेट रसीद, जहाजी बिल, वायु मार्ग प्रपत्र अगर वायु मार्ग से जाएगा, और जहाजी बिल्टी अगर पानी के मार्ग से जाएगा, और समुद्री बीमा, तो जहाजी बिल्टी में समुद्री बीमा भी आ जाएगा। भुगतान से संबंधित साख पत्र, विनिमय विपत्र या बैंक भुगतान प्रमाण पत्र, ये हमारे हो गए। तीन हो गए हमारे क्या है, एक तो वस्तुओं से संबंधित, लदान से संबंधित, भुगतान से संबंधित। अब निर्यात लेन देन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पिल्लेख कौन कौन से? वस्तुओं से संबंधित पिल्लेख, निर्यात बीजक। निर्यात बीजक ये क्या है? विक्रेता का विक्रय माल बिल होता है। तो निर्यात बीजक जो है क्या है? विक्रेता का विक्रय माल बीजक होता है, जिसमें बेचे गए माल से संबंध में सूचना दी जाती है, जैसे मात्रा, कुल मूल्य, पैकेजिंग संख्या, पैकिंग चेन, गंतव्य बंदरगाह, जहाज का नाम, जहाजी बिल्टी एवं सुपुर्दगी बिल्टी संख्या, सुपुर्दगी संबंधित एवं शर्तें, भुगतान आदि। तो ये निर्यातक बीजक समझ गया। निरीक्षण प्रमाण पत्र क्या होता है? निरीक्षण प्रमाण पत्र की अगर बात करें, उत्पादों की गुणवत्ता, जो निरीक्षण प्रमाण पत्र होता है, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुछ उत्पादों का किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो जो गुणवत्ता को सुनिश्चित करती हैं, तो सरकार ने कुछ उत्पादों का किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा माल का निरीक्षण किया जाता है एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि प्रेषित माल का निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 के अनुसार है। पैकिंग सूची, यह प्रलेख एक विवरण के रूप में होता है। कह रहे हैं जो पैकिंग सूची होती है वो एक प्रलेख विवरण के रूप में होता है, जो पेटियों की संख्या व उनमें भरे गए माल का विवरण देता है। पैकिंग सूची। उद्गम प्रमाण पत्र क्या है? इसके द्वारा माल का निर्धारण किया जाता है कि माल व उत्पादन किस देश में हुआ है। यह प्रमाण पत्र आयातक को शुल्कों में रियायत जैसे मूव निर्धारित देशों में निर्मित वस्तुओं पर कोटा पाबंदियों का लागू होना ना होना आदि प्राप्त करने में सहायता देता है या होता है, सहायक होता है। लदान से संबंधित प्रलेख, जहाजी बिल, इस प्रलेख के आधार पर कस्टम द्वारा माल के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें निर्यात किए जा रहे माल का पूर्ण विवरण, जहाज का नाम, निर्यातक का नाम व पता, अंतिम गंतव्य देश का नाम आदि का पूर्ण ब्यौरा होता है। जो जहाजी बिल होता है उसमें प्रलेख के आधार पर कस्टम द्वारा माल के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है, और इसमें निर्यात किए गए जा रहे माल की पूर्ण विवरण होगा, जहाज का नाम होगा, निर्यातक का नाम, पता एवं गंतव्य स्थान, देश आदि का ब्यौरा होगा। मेट रसीद, ये रसीद जहाजी कप्तान द्वारा मेट द्वारा माल के जहाज के लादने के बाद निर्यातक को जारी की जाती है। इसमें जहाज का नाम, पैकेजों का विवरण, चिन्ह, जहाज में लदान के समय माल की स्थिति आदि का विवरण होता है कि जब माल लदान हुआ उस समय माल की स्थिति क्या थी। जहाजी बिल्टी, यह प्रलेख जहाजी कंपनी द्वारा जारी की जाती है, माल प्राप्ति की रसीद है तथा साथ ही गंतव्य बंदरगाह तक उसे ले जाने वाली शपथ भी। यह बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होती है। वायु मार्ग विपत्र, यह एयरलाइन कंपनी की हवाई जहाज पर माल ले जाने का वचन होता है। इसे माल पर मालिकाना हक के प्रलेख के रूप में भी जाना जाता है। सामुद्रिक बीमा पॉलिसी, यह एक ऐसा प्रलेख है जिसमें निर्यातक और बीमा कंपनी के मध्य अनुबंध होता है कि निर्धारित भुगतान, जिसे प्रीमियम कहा जाता है, के बदले बीमाकर्ता कंपनी बीमित व्यक्ति को समुद्र यात्रा के संकटों में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा। तो समुद्री बीमा वो आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है कि अगर रास्ते में कोई भी कैजुअल्टी हो जाती है, माल डूब जाता है, तूफान आता है, कुछ आता है, तो उसमें उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है माल की कीमत की। भुगतान संबंधित प्रलेख, साख पत्र, यह आयातक के बैंक द्वारा दी जाने वाली गारंटी है, जिसमें वह निर्यातक के बैंक को एक निश्चित राशि तक के लिए निर्यात बिल के भुगतान की गारंटी देता है। ठीक है। विनिमय विपत्र क्या होता है? यह एक लिखित प्रपत्र है जिसमें इसको जारी करने वाला दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि एक निश्चित व्यक्ति अथवा इसके निर्धारक को भुगतान का आदेश देता है। आयात निर्यात लेने में यह निर्यातक द्वारा आयातक पर लिखा जाता है। तो निर्यातक द्वारा आयातक पर लिखा जाता है ये। बैंक भुगतान, इसमें क्या होगा कि किसी को भाई मैंने ऑथराइज कर दिया कि वो पेमेंट रिसीव कर सकता है वहाँ पर। क्या बैंक भुगतान प्रमाण पत्र क्या है? ये इस बात को प्रमाणित करता है कि एक निश्चित निर्यात प्रेषण से संबंधित प्रलेखों का प्रमाण पत्र कर लिया गया है एवं विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुरूप भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। तो बैंक भुगतान प्रमाण पत्र क्या होगा? वो सारा आपको श्योर करता है कि भाई जो प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग सारा क्या है, भुगतान वगैरह प्राप्त कर लिया गया है।
आयात प्रक्रिया। माल के आयात के दौरान सर्वप्रथम आयातक फर्म उन देशों व फर्मों के संबंध में सूचना एकत्रित करता है जो इस माल का निर्यात करते हैं। ऐसी जानकारी व्यापारिक डायरेक्टरी, व्यापार धंधों या अन्य संगठनों से प्राप्त की जा सकती है। तो आयात प्रक्रिया होती है, सबसे पहले हम क्या है ये खंगालते हैं, ये ढूंढा जाता है कि आयातक फर्म कौन कौन सी हैं, ठीक है, उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करते हैं जो माल का निर्यात करते हैं। ऐसी जानकारी व्यापारिक डायरेक्टरी होती है, व्यापारिक धंधों एवं संगठनों से प्राप्त की जा सकती है। आयातक को यह जानना आवश्यक होता है कि जिन वस्तुओं का वह आयात करना चाहता है उन पर लाइसेंस लागू होता है या नहीं। यदि उन पर वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है तो आयातक को लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जो आयातक है मतलब जो माल मंगा रहा है। आयात लेने से लेन देन में संबंधित आपूर्तिकर्ता विदेश में रहता है, अतः उसे भुगतान विदेशी मुद्रा में ही करना होता है। कह रहे हैं जो आयात करता है उससे संबंधित पूर्तिकर्ता जो विदेश में रहता है उसे भुगतान भी विदेशी मुद्रा में ही करना होता है। भारत में सभी विदेशी विनिमय करनी पड़ती हैं, भारत में सभी विदेशी विनिमय करने पड़ते हैं। इस स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए आयातक को आयात पास आवेदन करना पड़ता है, मतलब वही सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लाइसेंस प्राप्त होने के बाद आयातक वस्तु की आपूर्ति हेतु निर्यातक के पास आयात आदेश अथवा इंडेंट भेजता है। इस आदेश में माल की कीमत, क्वालिटी, मात्रा, आकार और ग्रेड तथा पैकिंग, लदान, भुगतान की विधि आदि संबंधित जानकारियां होती हैं। जब विदेशी पूर्तिकर्ता और आयातक के मध्य भुगतान की शर्त तय हो जाती है तो आयातक अपने बैंक से साख पत्र प्राप्त करता है और उसे विदेशी पूर्तिकर्ता को प्रेषित कर देता है। आयातक कोषों के लिए अग्रिम व्यवस्था करता है जिससे बंदरगाह पर माल पहुंचने पर निर्यातक को भुगतान किया जा सके। जहाज में माल के लदान कर देने के पश्चात विदेशी आपूर्तिकर्ता आयातक को माल भेजने की सूचना भेजता है। माल प्रेषक सूचना पत्र में बीजक संख्या, जहाजी बिल्टी, वायुमार्ग बिल नंबर तथा तिथि, जहाज का नाम, तिथि, निर्यात बंदरगाह आदि की सूचना होती है जो जहाज में माल के लदान के टाइम पे दी जाती है। माल रवानगी के बाद विदेशी पूर्तिकर्ता वाणिज्यिक बीजक, जहाजी बिल्टी, बीज, पॉलिसी, उद्गम प्रमाण पत्र आदि अपने बैंकर को उन्हें आगे आयातक को सौंपने के लिए देता है। आयातक के देश में माल पहुंच जाने के बाद वाहन का अभिरक्षक गोदी, जिसे हम गोदी कहते हैं, वाहन का अभिरक्षक अथवा हवाई अड्डे पर तैनात देखरेख अधिकारी को माल के आयातक के देश में पहुंच जाने की सूचना देता है कि आपका माल पहुंच गया है। वह उन्हें एक विलेख सौंपता है जिसमें आयातित माल का विस्तृत विवरण होता है। भारत के आयातित माल को सीमा शुल्क निकासी से गुजरना होता है। इसके लिए अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसके लिए आयातक निकासी एवं लदान वाले एजेंट की नियुक्ति करते हैं। सर्वप्रथम आयातक सुपुर्दगी आदेश पत्र प्राप्त करता है जिसे बेचान भी कहते हैं। इसे संबंधित जहाजी कंपनी के द्वारा किया जाता है। आयातक को माल को अपने अधिकार में लेने से पहले भाड़ा चुकाना होता है। इसके अलावा आयातक बंदरगाह न्याय शुल्क की रसीद के लिए गोदी व्यय का भी भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए आवेदक को आयात हेतु आवेदन की 2 प्रतियों को भरकर अवतरण एवं जहाजी शुल्क कार्यालय में जमा करना पड़ता है। गोदी व्यय का भुगतान करने के बाद आयातक को रसीद रूप में आवेदन की 1 प्रति वापस दे दी जाती है। इस रसीद को बंदरगाह न्याय शुल्क रसीद कहते हैं। अतः अंत में आयातक आयात शुल्क के निर्धारण के लिए प्रवेश बिल फॉर्म भरता है। एक मूल्यांकन करता सभी विलेखों का ध्यान से अध्ययन कर निरीक्षण के लिए आदेश देगा। आयातक मूल्यकर्ता के द्वारा तैयार विलेख को प्राप्त करेगा तथा सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। आयातक प्रवेश बिल को गोदी अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आयातित माल का निरीक्षण करके निरीक्षक प्रवेश बिल पर अपना अनुवेदन लिख देगा। आयातक प्रवेश बिल को बंदरगाह अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आयात आवश्यक शुल्क लेने के बाद अधिकारी माल की सुपुर्दगी का आदेश दे देता है। अब आएगा आयातक लेन देन में प्रयुक्त प्रलेख क्या है। व्यापारिक पूछताछ। तो आयातक लेन देन में प्रयुक्त प्रलेख क्या है। आयातक की ओर से निर्यातक को लिखित प्रार्थना देनी होती है जिसमें वह निर्यातक की वस्तु के मूल्य एवं विभिन्न शर्तों की सूचना प्रदान करने के लिए कहता है। मतलब कोई भी चीज़ जब लेते हैं तो उससे पहले क्या है सारी चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं, वही चीज़ है ये। प्रारूप बीजक वह प्रलेख जिसमें निर्यात के माल के मूल्य, गुणवत्ता, श्रेणी, डिजाइन, माप, भार आदि निर्यात की शर्तों का विस्तृत वर्णन होता है, प्रारूप बीजक कहता है। मतलब एस्टीमेट पूरे प्रोडक्ट का, उसे हम प्रारूप बीजक कहते हैं।
आदेश अथवा इंडेंट, यह वह विलेख है जिसमें आयातक निर्यातक को मांगी गई वस्तु की आपूर्ति का आदेश देता है, मतलब अब क्या ऑर्डर देना, उसे हम इंडेंट कहते हैं। सिंपल सा समझ लीजिए आप, आदेश देता है। इसके अंतर्गत आयात की वस्तुओं, मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य, माल लदान की पद्धति, पैकिंग आदि से संबंधित सूचना दी जाती है। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो पूरा हम उसके बारे में जानते हैं ना कि भाई गुणवत्ता मतलब सेलेक्ट करते हैं कैसा माल लेना है, क्या लेना है, कितनी मात्रा लेनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। साख पत्र, यह आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक बैंक को एक निश्चित राशि के निर्यातक बिल के भुगतान की गारंटी है। साख पत्र क्या होता है? गारंटी किसी की गुडविल की। तो ये आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक को दी जाती है। यह निर्यातक आयातक को वस्तु के निर्यात के बदले में जारी करता है। लदान सूचना, इसके द्वारा आयातक को इस बात की सूचना दी जाती है कि माल का लदान हो चुका है, जो लदान सूचना है। लदान सूचना बीजक संख्या, जहाजी बिल्टी, जहाज का नाम, निर्यात का बंदरगाह आदि सूचनाएं प्रदान करता है। तो इसमें जहाज की संख्या होगी, बिल्टी, जहाज का नाम, निर्यातक, बंदरगाह की सूचनाएं होंगी। प्रवेश बिल, इसे आयातक माल की प्राप्ति पर भरता है। प्रवेश शुल्क होता है, जब प्रवेश शुल्क जब आयातक होगा, जब माल उसे वहाँ मिल जाए तो उसकी प्राप्ति के लिए भरता है। इसकी 3 प्रतियां होती हैं तथा इसे सीमा शुल्क कार्यालय में जमा कराया जाता है। इससे आयातक का नाम, पता, जहाज का नाम, माल की मात्रा एवं मूल्य, निर्यातक का नाम एवं पता, गंतव्य, बंदरगाह एवं देश सीमा शुल्क आदि सूचनाएं होती हैं। जहाजी बिल्टी, यह जहाज के नायक द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षर युक्त विलेख होता है जिसमें वह माल के जहाज पर प्राप्ति को स्वीकार करता है। इसमें माल को निर्धारित बंदरगाह तक ले जाने से संबंधित शर्तें दी हुई होती हैं। विनिमय विपत्र क्या है? पहले स्पष्ट किया जा चुका है। विनिमय विपत्र आप पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि विनिमय विपत्र क्या होता है। आपने पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी में भी पढ़ रखा है विनिमय विपत्र। जैसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में की कैटेगरी की चीज़ होती है वो। तो विदेशी व्यापार प्रोन्नति, प्रोत्साहन एवं संगठनात्मक समर्थन, सरकार द्वारा निर्यात फर्मों की प्रतियोगिता योग्यता बढ़ाने के लिए कहें, जो विदेशी व्यापार प्रोन्नति प्रोत्साहन संगठन है, सरकार द्वारा निर्यात फर्मों की प्रतियोगिता योग्यता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं व प्रोत्साहन आरंभ किए गए हैं। सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में संलग्न फर्मों को विपणन में सहायता एवं बुनियादी ढांचागत समर्थन प्रदान करने के लिए संगठन स्थापित किए गए हैं। तो क्या है, मार्केटिंग वगैरह में भाई, और जो निर्यात आयात फर्में होती हैं उनकी प्रतियोगिता योग्यता में क्या बढ़ाने के लिए कई योजनाएं प्रोत्साहन करता है, आरंभ की हैं, जो इसमें हेल्प करता है डायरेक्टली। विदेशी व्यापार प्रोन्नति संवर्धन की विधियां। शुल्क वापसी योजना, निर्यात की गई वस्तुओं पर यदि किसी प्रकार के शुल्क भुगतान का किया जाता है तो उसे निर्यातक को लौटा दिया जाता है। इसे शुल्क वापसी कहते हैं। क्या शुल्क वापसी क्या है? अगर निर्यातक की गई वस्तुओं पर यदि किसी प्रकार के शुल्क लिया गया है तो उसे क्या है, निर्यातक को लौटा दिया जाता है। इसे शुल्क वापसी कहते हैं। ब्रांड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु निर्माण, इस योजना के अंतर्गत फर्म वस्तुओं का उत्पादन बिना उत्पादन शुल्क या अन्य शुल्क के भुगतान के कर सकती है, परंतु उन्हें इस एक प्रतीक पत्र देना पड़ता है कि वे वस्तुओं का उत्पादन निर्यात के उद्देश्य से ही कर रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रांड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु निर्माण, इसमें उसे क्या है, जो बिना उत्पादन शुल्क के ही क्या है वो उत्पादन कर सकता है। इसमें क्या होगा, उसे एक प्रतीक पत्र देना हो, जो वस्तु बना रहा है वो क्या निर्यात पर्पज से बना रहा है, इसे अपने इंडिविजुअल मतलब मार्केट में अपने ही देश में क्या है सेल नहीं करेगा। विक्रय कर के भुगतान से छूट, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर से छूट होती है। लंबी अवधि तक निर्यात क्रियाओं से अर्जित आय पर आयकर भी नहीं देना होता था, परंतु अब आयकर से छूट केवल 100% निर्यातमुखी जो इकाइयां तथा निर्यात प्रवर्तन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को कुछ चुने हुए वर्षों तक ही मिलती हैं। अब ये भी क्या है, कुछ चुने हुए वर्षों तक ही अब मिलती हैं। अग्रिम लाइसेंस योजना, इस योजना के अंतर्गत निर्यातक को निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली घरेलू आयातित आगतों की शुल्क मुक्त पूर्ति की अनुमति होती है। ये कभी कभी निर्यात करने वाले नियतिक निर्यातकों को तदर्थ आधार पर प्रदान किया जाता है। निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र क्या है? यह वह औद्योगिक परिक्षेत्र होते हैं
जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क क्षेत्र में अतः क्षेत्र का सृजन करते हैं। ये सामान्य समुद्र बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे के समीप स्थित होते हैं। इनका उद्देश्य कम लागत पर निर्यात उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क रहित वातावरण प्रदान करना है। उपरोक्त विधियों के अलावा अन्य उपाय जैसे निर्यात वित्त की उपलब्धता, निर्यात संवर्धन, पूंजीगत वस्तुएं योजना आदि का प्रयोग व्यापार संवर्धन के लिए किया जाता है। तो ये निर्यात प्रवर्तन कह रहे हैं कि ये औद्योगिक परिक्षेत्र होते हैं जहां राष्ट्रीय सीमा शुल्क क्षेत्र में है अतः क्षेत्र का सृजन करते हैं। ये सामान्य समुद्री बंदरगाह तथा हवाई अड्डों के समीप ही होते हैं। इनका उद्देश्य लागत पर निर्यात उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा शुल्क की रहित वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, पास होंगे तो भाई जो बंदरगाह तक माल पहुंचने में भी आसानी रहेगी, कम खर्चा आएगा। तो ये सारी चीज़ें और पूंजी वगैरह जो कैपिटल वगैरह और ये निर्यात संवर्धन चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। संगठन समर्थन, विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनोवा में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक स्थायी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हुई तथा जिसे सदस्य देशों की सरकारों एवं विधानमंडलों ने प्रमाणित किया है। इसके द्वारा व्यापारिक समस्याओं को सुलझाने और बहुआयामी व्यापारिक प्राक्रमण हेतु मंच उपलब्ध कराया है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अब जो WTO है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो जेनोवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। ठीक है, इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हुई थी तथा जिसे सदस्य देशों की सरकारें व विधानमंडलों ने प्रमाणित किया। इसके द्वारा व्यापारिक समस्याओं को सुलझाने और बहुआयामी व्यापारिक प्राक्रमण हेतु मंच उपलब्ध कराना है। प्रमुख कार्य इसके हैं। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाएं उन्हें दूर करता है। यह सुनिश्चित करना है कि सभी सदस्य देश में अपने आपसी विवादों को हल करने के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी नियम एवं कानूनों का पालन करें तथा सदस्य देशों के बीच व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सर्वमान्य आचार संहिता बनाना जिसका उद्देश्य व्यापार में टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटों को कम करने के लिए बनाया जाता है, नियम बनाना है। अन्य संबंध एजेंसियों से विचार विमर्श करना जिससे वैश्विक आर्थिक नीति बनाने में अधिक समझ एवं सहयोग का समावेश किया जा सके। सदस्य देशों को विदेशी व्यापार राजकोषीय नीति के प्रबंध के लिए आवश्यक तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन देना। अति गरीब राष्ट्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास करना। सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों एवं व्यापार संबंधी नीतियों का पुनर्लोकन करना। विश्व व्यापार नीति निर्माण में समन्वय लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक को सहयोग देना। व्यापार उदारीकरण के लिए कार्य करना। तो ये इसके मुख्य कार्य थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सीमा या भाषा भेद, जब एक देश का व्यवसायी दूसरे देश में व्यवसायी से कोई व्यवहार करता है तो उसकी बात समझने और अपनी बात को समझाने में बहुत कठिनाई आती है, समस्याएं हैं ये। जो अधिक जोखिम, देशी व्यापारी के बजाय विदेशी व्यापार में बहुत अधिक जोखिम है। सरकारी नियंत्रण, वस्तुओं का आयात निर्यात के लिए समय समय पर लाइसेंस लेने पड़ते हैं और अनेकों सूचना देनी पड़ती हैं। इससे अतिरिक्त आयात निर्यात विधियों में बहुत ही जटिलताएं हैं। कानून में अंतर, विभिन्न देशों के आयात निर्यात संबंधी कानून अलग अलग होते हैं जिसके कारण व्यवहार करते समय व्यापारियों को भुगतान व अन्य शर्तों के बारे में संदेह बना रहता है। भुगतान संबंधी सूचना, सभी देशों की मुद्रा भिन्न होने के कारण विदेशी व्यवसाय में माल का भुगतान करने में बहुत कठिनाई आती है। विदेशी व्यापारियों के बारे में सूचना का अभाव, दूरस्थ स्थानों पर बैठे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति व उनके व्यापारिक व्यवहार की जानकारी प्राप्त करना कठिन है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट चैप्टर था बिजनेस स्टडीज का, क्लास 11th का। और इसके बाद हम अब 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा।